पहले जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती थी तो समीक्षा किया करती थी कि चुनाव क्यों हारे। लेकिन अब जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो मशीनों को दोष देती है। असल सच क्या है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कहते कि मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है या मशीनों में ही कोई गड़बड़ी है, लेकिन जहां तक भाजपा के चुनाव जीतने का सवाल है तो आज समझ लीजिए कि आखिर भाजपा चुनाव क्यों जीत जाती है। देश के 28 राज्यों में से 12 में अपनी सरकार, 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार, देश के करीब 58% जमीनी क्षेत्र पर और 57% आबादी के क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। ये इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी बीजेपी की प्रोफाइल है। 2014 के पहले नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का नामो निशान नहीं हुआ करता था। आज वहाँ के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकारें हैं। मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में भी पार्टी सरकार चला रही है। गठबंधन का हिस्सा है जो वहाँ की सरकार है। आज यानी 17 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का पहला दिन है। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बात हो रही है। हमने भी इसे जानने की कोशिश की कि पार्टी में काम कैसे होता है, कैसे एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पार्टी कुछ ही महीनों में ऐसा माहौल बना देती है और चुनाव जीत जाती है। भाजपा के एक पन्ना प्रमुख बताते हैं कि वे हफ्ते में कम से कम 4 दिन पार्टी को देते हैं, बाकी टाइम अपना काम करते हैं। वे कहते हैं 2014 तक सब कुछ रजिस्टर पर हुआ करता था। 11 लोगों की एक कमेटी बनती थी, इसमें 3 महिलाएं होती थीं, बाकी लोग जाति और धर्म के हिसाब से होते थे। आबादी के लिहाज से तय किया जाता था कि सबकी हिस्सेदारी समान रूप से रहे। 2014 के बाद से पार्टी डिजिटल हो गई। अब नमो ऐप से कमेटियां बनती हैं, संगठन ऐप से बाकी काम होते हैं, हर चीज का डेटा रखा जाता है। मान लीजिए मंडल अध्यक्ष आज कोई है और कल कोई और होगा, लेकिन जो भी आएगा उसे अपने एरिया का पूरा डाटा मिल जाएगा, वो भी अपडेट किया हुआ। सब कुछ डिजिटल होने से डेटा अपडेट करने की सुविधा हो गई है। ये काम रजिस्टर में करना मुश्किल हुआ करता था। पन्ना प्रमुख क्या है? आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख बनाती है, सबसे ज़्यादा उसके पन्ना प्रमुख हैं। और ये काम कैसे करते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे पार्टी छोटे बड़े हर चुनाव जीत जाती है या कड़ी टक्कर दे देती है, और ये सब कुछ पन्ना प्रमुख के माध्यम से होता है। दरअसल पन्ना के अंडर में यानी पन्ना प्रमुख के अंडर में 29 लोग आते हैं। उन्हें मिला करके पन्ना प्रमुख को लगा करके साथ में 30 लोग की टीम बन जाती है। ये 29 लोग ही एक पन्ना प्रमुख का परिवार होता है। 29 लोग यानी उनके एरिया के 5 से 6 परिवार। अब वे इनके हर दुख सुख में शामिल होते हैं, इन्हें पार्टी के बारे में बताते हैं, पूरे 5 साल इनके टच में रहते हैं। वोटिंग के दिन देखते हैं कि ये वोट डालने पहुंचे या नहीं पहुंचे। ये भी इनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग बूथ तक जा रहे हैं वो भाजपा को ही वोट दे रहे हैं या नहीं। ये सारी कुछ जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होती है। एक बूथ पर करीब 1000 वोट होते हैं। अमूमन अगर आप देखेंगे तो अक्सर 1000 वोट के आसपास, कहीं 800-900 है तो कहीं 1100-1200, जो एवरेज है वो 1000 वोटों का है। इनमें से 35 से लेकर के और 40 या कहें कि 30 पन्ना प्रमुख होते हैं, क्योंकि 30 पन्ना प्रमुख के साथ एक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, एक व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एक पन्ना प्रमुख की टीम में 30 लोग ही आखिर क्यों होते हैं, ये 30 का आंकड़ा कहां से आया? तो समझ लीजिए निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट के एक पेज पर 30 वोटर्स के नाम होते हैं। इसीलिए वोटर लिस्ट के एक पन्ने के एक प्रमुख को ही पन्ना प्रमुख कहा जाता है। पहले पन्ना प्रमुख बूथ के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है, अब शक्ति केंद्र बन गए हैं। इनमें एक संयोजक, एक सह संयोजक, एक प्रभारी, एक आईटी हेड और एक मंडल पदाधिकारी होता है। बूथ समितियां शक्ति केंद्र के प्रमुख को रिपोर्ट करती हैं, शक्ति केंद्र के प्रमुख मंडल में रिपोर्ट करते हैं, मंडल से रिपोर्ट जिलाध्यक्ष को जाती है और वहां से प्रदेश संगठन तक सारी की सारी सूचना और सारी की सारी जानकारी पहुंच जाती है। पन्ना प्रमुखों की हर महीने की आखिरी रविवार को मीटिंग होती है।
पहले ये प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं, फिर महीने भर के कार्यक्रम या कामकाज का रिव्यू करते हैं। पार्टी से जो काम मिले थे वो सही तरीके से हुए या नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इस बात पर भी बात होती है। फिलहाल बीजेपी के पन्ना प्रमुख लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगा दिए गए हैं। ये कैंपेन राम मंदिर से जोड़कर शुरू किया गया है। संगठन ऐप के जरिए रिव्यू भी शुरू हो चुका है। ऐसे कार्यकर्ता जो बाहर चले गए हैं या एक्टिव नहीं हैं, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी किस तरह चुनावी तैयारी करती है, इसका अनुमान हाल में हुए मध्य प्रदेश चुनाव से लगाया जा सकता है। यहाँ भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही पार्टी ने 14 सीनियर लीडर्स को अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी दी। 42,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। पोल स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 40 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल वर्करों को काम पर लगाया। मिस कॉल कैंपेन के तहत 95 लाख से ज़्यादा मिस कॉल जो जनरेट किए गए वहाँ से। इनमें से 68 लाख यूनिक नंबर थे और 17 लाख नंबर जो थे वो नए थे। 10,916 शक्ति केंद्र बनाए गए। बूथ पर पन्ना प्रमुख नियुक्त कर दिए गए थे। इन्हीं का नतीजा रहा कि चुनाव से कुछ महीने पहले तक खराब स्थिति में भी दिख रही बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। हर बूथ की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाती है। बीजेपी के ऊपर से निचले लेवल तक काम किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रदेशों की मॉनिटरिंग करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों की मॉनिटरिंग करते हैं। जिला अध्यक्ष मंडलों की मॉनिटरिंग करते हैं। मंडल अध्यक्ष बूथ की मॉनिटरिंग करते हैं और बूथ के ऊपर भी जो शक्ति केंद्र होते हैं। फिलहाल पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस बूथ पर है। पार्टी में नारा है कि बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। पहले एक बूथ में 10 यूथ हुआ करते थे। जो पहले एक कार्यक्रम चलता था कि एक बूथ 10 यूथ, बूथ जीते चुनाव जीते। अभी इस पूरी प्रक्रिया को चेंज किया गया, पन्ना प्रमुख को लाया गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ऐसा हुआ कि एक बूथ में 40 से 50 लोगों की टीम बनाई गई। इसका असर नतीजों में भी दिखाई दिया। इसीलिए अब हर प्रदेश में बूथ में वर्कर्स की संख्या बढ़ाने पर काम चल रहा है। बूथ कमेटी में 3 लोग होते हैं। इनमें एक बूथ अध्यक्ष होता है, एक महामंत्री होता है। बूथ कमेटी शक्ति केंद्र को रिपोर्ट करती है। बूथ पर पार्टी का कितना फोकस है, इसका अंदाजा मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल से लगाया जा सकता है। यहाँ करीब 65,000 बूथ हैं। हर बूथ में एवरेज 40 लोगों की टीम है। इस तरह करीब 26 लाख लोग बूथ पर काम कर रहे हैं। ओवरऑल टीम 40 लाख लोगों की है। देश भर में पार्टी ने 10 लाख बूथ बनाए हैं। ये 10 लाख लोग कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो पार्टी के लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं। 40 लाख लोग, 40 लाख कार्यकर्ता जो फुल टाइम पार्टी के लिए काम करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं, बीजेपी में संगठन का अध्यक्ष भी प्रधान होता है। उन्हीं के निर्देश पर सब काम होता है। अध्यक्ष के बाद दूसरी प्रधान कार्यकर्ता की होती है। कई साल से बूथ पर काम कर रहे कार्यकर्ता जानते हैं कि उन्हें कब किस काम को कैसे करना है। विशेष परिस्थितियों में संगठन के अध्यक्ष ही तय करते हैं कि फला काम की जिम्मेदारी किसे दी जानी है, लेकिन असली रिपोर्टिंग स्टेशन अध्यक्ष की होती है। फिर चाहे तो वार्ड का अध्यक्ष हो, मंडल, जिला, प्रदेश या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। डॉक्टर वाजपेयी कहते हैं, बूथ की एक लिस्ट में 20 से 30 पन्ने होते हैं। हर बूथ पर एक पन्ने का एक इंचार्ज होता है। पन्ने में जितने लोग हैं वही पन्ना प्रमुख का काम करने का एरिया रहता है। चुनाव के दिन सुबह 10 बजे तक उन्हें इन सभी लोगों को वोट डलवाने का टास्क होता है, इनको जिम्मेदारी दी जाती है। पार्टी के अजेय होने के सवाल पर डॉक्टर वाजपेयी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर खोजें। जैसे कोरोना में हमने 3 वैक्सीन डेवलप कर दी, यही काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी अजेय हो चली है। आम दिनों में पार्टी डिवीजन के हिसाब से चलती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त लोकसभा सीटों के हिसाब से वर्किंग शुरू हो जाती है। अब देश भर की लोकसभा सीटों को अलग अलग क्लस्टर में बांट दिया गया है। हर क्लस्टर की जिम्मेदारी
उस एरिया के सीनियर लीडर को दी जा रही है, जो उस एरिया का सीनियर लीडर होगा वही उस क्लस्टर के प्रभारी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष को सीधा रिपोर्ट करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगी। पार्टी में हर कैंपेन का नेशनल से लेकर के लोकल लेवल तक प्रभारी बनाया जाता है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए एक राष्ट्रीय प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी, मंडल प्रभारी और बूथ प्रभारी तक बना हुआ है। पार्टी से जुड़े किसी भी कैंपेन को ग्राउंड तक उतारने के लिए इसी ढांचे के तहत काम किया जाता है। बीजेपी के अलावा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ही कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती थी। कैडर बेस्ड पार्टी की खासियत होती है कि इनमें संगठन ज़्यादा मजबूत और प्रमुख होते हैं। मौजूदा दौर में बीजेपी में ऐसा पहली बार हुआ है जब संगठन से ज़्यादा सरकार का दबदबा है। संगठन सरकार के ऊपर हावी नहीं हो सकता। सरकार में जो भी होता है वो चुनाव के लिहाज से होता है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी इलेक्शन विनिंग मशीन बन गई है। पार्टी में लीडरशिप से अलग कहीं कोई बात करता नहीं दिखाई देता। दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में तो बड़े बदलाव के बाद भी विरोध के सुर सामने नहीं आते। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि भाजपा की पार्टी अलग है और सरकार अलग है। सरकार की अपनी फंक्शनिंग है, अपने काम करने का तरीका है। सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं रहती, लेकिन पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। वे हमेशा इलेक्शन जीतने के बारे में ही सोचते हैं, इलेक्शन जीतने की तैयारियों में ही हमेशा लगे रहते हैं। पार्टी की कोशिश रहती है कि सरकार के लेवल पर जो काम हुआ है उसे जनता तक पहुंचाकर उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। भाजपा का संगठन कागजी ज़्यादा है। इसी संगठन के रहते हुए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कहा जाता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। फिर लाडली बहना स्कीम आई और लोगों का परसेप्शन पूरा का पूरा बदल दिया गया। संगठन की अपनी एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, निरंतर काम करती रहती है, लेकिन उसे ताकत सरकार की योजनाओं से मिलती है। इसलिए सरकार की प्रमुखता ही सबसे ज़्यादा मानी जाती है और संगठन की कम रहती है। पार्टी जब सरकार में नहीं होती तब संगठन की भूमिका बढ़ जाती है या अहम हो जाती है। बीजेपी में सबको पता है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी के वक्त ऐसा ही हुआ करता था, जैसा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में आज बीजेपी में है। बीजेपी में हाई कमान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बूथ से बुनियाद शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक चली जाती है, जबकि कांग्रेस में ऊपर से नीचे की व्यवस्था है। इसीलिए वहाँ नेशनल लेवल पर जो फैसले लिए जाते हैं वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाते। बीजेपी संगठन के एक सीनियर लीडर ये बताते हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी थी। पार्टी ऐसे 80 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहती है जो सरकार की अलग अलग स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। इनसे पार्टी के पक्ष में वोट करवाना है। देश भर में 300 से ज़्यादा कॉल सेंटर बना लिए गए हैं। इनमें से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी ऑफिस में बने हैं। अभी मिस कॉल कैंपेन के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। इनमें ऐसे भी लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है जो पार्टी के लिए एक्टिव रहकर काम कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए अभियान भी लॉन्च करने वाले हैं। अब एक ऐसा अभियान वो चलाने वाले हैं ताकि योजनाओं के सहारे प्रत्येक एक व्यक्ति से जोड़ा जा सके। इसे यूनियन मिनिस्टर भूपिंदर यादव और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल कोऑर्डिनेट करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे। इस बार पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने 35 करोड़ वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। अब इस 35 करोड़ वोटों के सहारे कितनी सीटें जीतेंगे ये अनुमान लगाना स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा 370 के पार का दिया जा रहा है, यानी बीजेपी 370 पार और एनडीए गठबंधन 400 सीट पार होंगी, ऐसा टारगेट रखा गया है। 35 करोड़ वोटों का टारगेट अगर नड्डा लेने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से 370 सीटों का आंकड़ा पार हो सकता है। जिस तरह से संगठन की नींव है, जिस तरह से संगठन की मजबूती है,
इससे आसानी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या हो।